Hi guys, I hope you will be fine and welcome to a new video of new scholarship video. And this is a scholarship is announced by the School of Science at the University of Tokyo, and you can see on your screens that's 2021 University recommend Japanese government scholarship. So this is scholarship that is this is announced through University Track. So this is a missed scholarship that is announced by university, so you can apply through a University Track. So in this video I will explain briefly explain that how you will be able to apply for the University Track scholarship missed, and how you will fill up the form and how you will submit. So stay with me and let's begin our process. So आप ये देख सकते हैं कि मैंने लिंक ओपन किया हुआ है और आपको नज़र आ रहा होगा आपके स्क्रीन्स पे 2021 यूनिवर्सिटी रिकमेंड जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपके सामने रखूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। तो इस वजह से आप ये नंबर ऑफ प्लेसेस आप ख़ुद स्टडी करें, ख़ुद रीड आउट करें, एलिजिबिलिटी आप ख़ुद देखें। ठीक है ना, इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है। अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो मुझसे बेहतर आप इसको समझने की कोशिश समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की तरफ आता हूँ। ठीक है, नेशनलिटी में जो नेशनलिटी यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया या वटेवर जो भी कंट्रीज़ है वो एलिजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे मैं प्लीज़ क्लिक हियर पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक लिंक ओपन हो जाएगा। लिंक ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ है, अगर आपका बिलोंग इन कंट्रीज से है तो यू शो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया भी है। यानी यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ है, अफ्रीका में जितनी कंट्रीज़ है, नॉर्थ अमेरिका में जितनी कंट्रीज़ है, इसके अलावा रशिया एट्सेट्रा में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आप एलिजिबल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट एलिजिबिलिटी नेशनलिटी का मैंने आपके सामने ये क्लियर कर दिया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है एज। तो अगर आप की एज मतलब एक 2 अप्रैल 1986 यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट मस्ट बी बर्न ऑन आर आफ्टर, यानी 2 अप्रैल 1986 आपकी अगर बर्थ डेट है या इसके बाद जो डेट है तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। एकेडमिक बैकग्राउंड में ठीक है, आप इसमें मास्टर इन पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बैचलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर इन पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा फील्ड ऑफ स्टडी में मतलब ये है कि अगर आपने बैचलर किया है और आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर के लिए आपकी बैचलर की जो स्पेशलाइजेशन फील्ड है, आपने कौन से फील्ड में स्पेशलाइजेशन की है, उससे रिलेटेड आप अपनी फील्ड में मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपके पास टफिल है तो भी एक्सेप्टेड है, अगर आपके पास आइल्स है 555 और अबव तो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ में ये है कि मेंटली और हेल्थी आप फिट, मतलब है कि आपको फिट होना चाहिए। अराइवल आप जापान में क्या है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो ये आप 1 बाय 1 रीड करें। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है, इसके अलावा नॉन एलिजिबिलिटी में क्या है, ये 1 to 10 पॉइंट्स है, तो आप इसको 1 बाय 1 आराम से काइंडली इसको आराम से आप मतलब कि रीड आउट करें, स्टडी करें कि इसमें क्या क्या है, तब आपको बेहतर समझ आएगी। अदरवाइज़ इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ठीक है, तो अदर प्रोविज़न में क्या है तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप्स क्या क्या है, पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप में मास्टर प्रोग्राम्स अक्टूबर 2021 टू सितंबर 2023 यानी 2 ईयर्स का प्रोग्राम है। पीएचडी प्रोग्राम्स अक्टूबर 2021 टू सितंबर 2024 यानी 3 ईयर्स का ये प्रोग्राम है, एक्सटेंशन ऑफ दी स्कॉलरशिप पीरियड। ठीक है,
इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ द स्कॉलरशिप पीरियड, तो ये आप यहाँ से इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट आप रीड आउट करें, फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड इसको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपको वीडियो देखने में आपको मतलब है कि परेशानी होगी या आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा स्कॉलरशिप बेनिफिट क्या है, स्कॉलरशिप बेनिफिट में आप ये देख सकते हैं कि यानी 1,44,000 यन पर मंथ ये मिलेंगे मास्टर कैंडिडेट्स के लिए एंड 1,45,000 ये मिलेंगे पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एंड एडिशनल मंथली स्टिपेंड 2,000 और 3,000 यन मे बी इन एडेड टू दो स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग स्टडी आर रिसर्च इन सम डिजिग्नेटेड रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये अब अगर आप इसको मतलब है कि यहाँ गूगल करें तो ये आप गूगल करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इससे पाकिस्तानी रुपीज़ में कितना अमाउंट बनता है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2,28,610, तो ये बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी स्टिपेंड हम मतलब है कि इसको कहेंगे। तो इससे आप अपने वहाँ पर आपके अगर पर्सनली जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी मतलब है कि आप वो पूरी कर सकते हैं और घर भी आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टिपेंड मैंने आपको बताया। ट्रेवलिंग कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन टू जापान, ये इसमें क्या क्या है तो आप ये 1 बाय 1 पैराग्राफ रीड आउट करें। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द जापान, ये आप 1 बाय 1 यहाँ से रीड करें, ठीक है। इसी तरह ट्रेवल एक्सपेंसेस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ट्रेवलिंग अलाउंसेस इफ अ रिसिपिएंट decided to remain in Japan, or example continuing education at a higher level for entering employment in Japan and after the period of scholarship, ठीक है। तो ये आप देखें, ठीक है। इसके अलावा स्कूल फ़ीस में क्या क्या इनरोलमेंट, ट्यूशन फ़ी विल बी एग्जेम्प्टेड, मतलब है कि आपकी इनरोलमेंट और ट्यूशन फ़ीस मतलब है कि आप उस वो आपके स्कॉलरशिप्स में इंक्लूड होंगे, वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। सस्पेंशन एंड स्कॉलरशिप पेमेंट, स्कॉलरशिप मतलब है कि स्कॉलरशिप पेमेंट आपकी सस्पेंशन किन सूरत में होंगे, मतलब है कि आपकी सस्पेंशन किस सूरत में होगा। तो ये कुछ टर्म्स है, कंडीशंस है 1 to 9, ये आप यहाँ से रीड आउट करें, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग की तरफ मैं आता हूँ। इसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने डाउनलोड की है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म किस तरह फिल आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। और एक ये है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इसको किस तरह फिल आउट करना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या डीन और इबाव, मतलब है कि आपने एक रिकमेंडेशन लेटर जो है बनवाना है डीन से या प्रोफेसर से, ठीक है। और वो जो रिकमेंडेशन लेटर बनवाएगा उसमें डीन या आप ये भी कह सकते हैं या आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, और उस पर आपने मतलब है कि लिखना है टॉप पे कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, यानी जिस तरह हम किसी यूनिवर्सिटी में किसी इस यूनिवर्सिटी को लेटर लिखते हैं तो हम उसको मुखातिब होकर कहते हैं कि टू द फलां यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, ठीक है, या मतलब है कि टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो इसी तरह आपने ये लिखना है टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, ठीक है। इसके अलावा द लेटर मस्ट बी प्रिंटेड ऑन योर यूनिवर्सिटी लेटर हेड एंड द लेटर मस्ट बी रिटन बाय साइन बाय डीन और अबाउट डिजिटल सिग्नेचर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ये सिंपल से सेंटेंसेस है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट टाइप फोटो टेकन विद एटलीस्ट 6 months, 3.5 सेंटीमीटर, अपर बॉडी फुल फेस्ड विद अ कैप, ठीक है। तो विदाउट अ कैप, सॉरी। राइट अ नेम एंड नेशनलिटी ऑन द बैक इन ब्लू विद एप्लीकेशन फॉर्म, अ फोटो इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा फॉर्मेट इज एक्सेप्टेबल। इसी तरह आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, ठीक है, इसकी एक कॉपी, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है या आइल्स है एट्सेट्रा अगर आपके पास है। एब्स्ट्रैक्ट आपकी जो भी रिसर्च आपने की है या आपका जो प्रपोजल है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, या आपने जो रिसर्च की है मास्टर में या पीएचडी में आप जो करना चाहते हैं या आपने बीएस में की है, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट आप अपने
इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है, ठीक है। ये 7 पॉइंट हो गए। और इसी तरह ऑफिशियल स्टेटमेंट ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आपने यूनिवर्सिटी से कहना है या उनको कहना है आपने कि मैं इस तरह मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेहरबानी करें मुझे ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे, ताकि उसमें ये मेंशन हो कि मैंने फ़लाँ डेट को यूनिवर्सिटी लीव की है या फ़लाँ डेट को मैं ग्रेजुएट हो चुका, फ़लाँ डेट को मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा मतलब है कि वैसे तो डिग्री में भी हमारा जो लास्ट डेट जो अटेंड ऑफ यूनिवर्सिटी होती है वो डेट वहाँ पे मेंशन होती है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड है तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना और वो आपने सबमिट करना है, ठीक है। इसके अलावा कॉपी ऑफ द स्टूडेंट पासपोर्ट यानी द पेज विद अ फोटो, ठीक है। अब पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज होता है वो यहाँ पर उसका तस्करा है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप एक बात मैं आपको बताऊं कि मास्टर और पीएचडी के कैंडिडेट्स एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। अप्लाई मतलब है कि वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक से ज़्यादा फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सा प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर यहाँ पर है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये लिंक ओपन होगा तो इसकी खैर ये बाद में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है। इसको कहते हैं स्पेशल सिलेक्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा कि आपने इसमें किस तरह किस तरह आपने इसको सबमिट करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये कुछ डिटेल है, तो ये डिटेल आपने यहाँ पर ये डिटेल आपने यहाँ पर रीड आउट करना है कि रीड आउट करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसी तरह नॉमिनेशन प्रोसेस है, तो नॉमिनेशन प्रोसेस आप ये रीड आउट करें कि नॉमिनेशन किस तरह होगा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे, आपके रिसर्च पे, ठीक है। एप्लीकेशन अब इसकी लास्ट डेट क्या है, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू अक्टूबर 30 2020, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाएं, अपना जो रिसर्च प्रपोजल है, आपका अपना जो टॉपिक है वो किसी सीनियर से, टीचर से डिस्कस करें, और उसके बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन मेलिंग एंड कॉन्टेक्ट एड्रेस। अब यहाँ पर जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, रिसर्च फील्ड, आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपका रिकमेंडेशन लेटर, आपकी डिग्री, आपका जो पासपोर्ट एट्सेट्रा वटेवर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सब के सब आपने प्रिपेयर किए, तब आपने क्या करना है, वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं टू द इंटरनेशनल ऑफिस बाय पोस्ट, ठीक है। ये है वो मतलब कि एड्रेस, ये इस एड्रेस पे आपने वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इन एडिशन टू अप्लाई फॉर। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किस में, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंस मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम, तो इसके लिए आपने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो ये लिंक मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ था, ये लिंक ये यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाइंग टू द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंस स्पेशल सिलेक्शन फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप यानी वो स्टूडेंट जो कि मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा मतलब है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फिर स्पेशल सिलेक्शन फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेशन या एप्लीकेशन उनको सबमिट करना होगा, ठीक है। और वो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मास्टर प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा यानी पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, तो ये सब के सब जो इंस्ट्रक्शन है आपने यहाँ पर इसको रीड आउट करना है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। वही मोस्टली ये लिखा हुआ है कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मतलब है कि अप्रूव्ड या सुपरवाइज़र से आप मतलब है कि कंसर्न आपने सुपरवाइज़र से आपने बात करनी है, उनसे आपने अप्रूवल लेना है कि मैं इस टॉपिक पे आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब के सब मतलब
जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर स्पेशल सिलेक्शन में यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर भी है कि सबके जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स ये मैं आपको बताता हूँ, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स है इसमें। तो इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं इस टेबल में जो दिए हुए हैं। इसमें जीआरई जिन सब्जेक्ट के लिए जीआरई रिक्वायर्ड है तो आपने उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये बताता हूँ ताकि आपको मतलब है कि क्लियरली आप अंडरस्टैंड कर सकें। प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू आवर ऑनलाइन सिस्टम, ओके, बाय फिलिंग आउट द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वन डायरेक्टली ऑन द वेब एंड अपलोडिंग अ फाइल और स्कैन कॉपी ईच ऑफ द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स 1 to 10 is designated, okay. The official score report application document 2 and institution's score report of educational documents 3 should be arranged to send directly to the University Tokyo Graduate School of Science and Educational Testing Service. Your referee must fill out application document 11 directly on the website. अब ये देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई भी करना है आपने, और वो जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर ऑनलाइन आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे, स्पेशल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स अगर मिस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल, ये यहाँ पर जनरल था, ये मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये जनरल था, ये आप देख सकते हैं कि ये जनरल, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेशल सिलेक्शन फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट। तो स्पेशल सिलेक्शन फॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट क्या करेंगे, वो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करेंगे और उसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स बाई पोस्ट जो है, वो जो एड्रेस मैंने आपको बताया था उस एड्रेस पे आपने उसको क्या करना है, सेंड करना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन फ़ी भी है। एप्लीकेशन फ़ी में यहाँ पे आपको बताऊं कि एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे है 10,000 यन, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फ़ी भी है। यहाँ पर क्या लिखा है, एम्बेसी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप्स कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी, यानी वो कैंडिडेट्स जो कि स्कॉलरशिप्स, एम्बेसी स्कॉलरशिप्स के लिए मतलब है कि वो क्वालिफाई किया है एम्बेसी की तरफ से, तो वो एप्लीकेशंस वो कैंडिडेट्स ये फ़ी सबमिट नहीं करेंगे। एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड स्कॉलरशिप मस्ट पे द एप्लीकेशन फ़ी, यानी वो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आपने किस तरह सबमिट करना है, तो यू कैन मेक अ पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड फॉर डिटेल हाउ टू मेक अ एप्लीकेशन फ़ी और क्रेडिट कार्ड। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फाइल अपलोड हो चुके हैं। इसमें से आप यहाँ पर एक लिंक यहाँ पे ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये आपने देखना है कि इसमें आपने एप्लीकेशन फ़ी किस तरह सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सब के सब एक एप्लीकेशन फ़ी है। पेमेंट कन्फर्मेशन फॉर एप्लीकेशन फ़ी, कंप्लीट द पेमेंट बाय डेबिट कार्ड, प्रिंट दिस पेज बटन एंड प्रिंट और रिजल्ट, अपलोड द रिजल्ट पेज एंड ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। प्लीज़ कंप्लीट पेमेंट एट द टाइम फॉर द एप्लीकेशन पीरियड फॉर डिटेल क्रेडिट पेमेंट प्रोसीजर, लुक एट हाउ टू मेक अ पेमेंट। तो लुक एट पे यहाँ पर जो है हाउ टू मेक अ पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होने के बाद ये आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोसीजर है, आपने किस तरह अपना पेमेंट जो है ये जो एप्लीकेशन फ़ी है आपने सबमिट करना है थ्रू वीज़ा, मास्टर कार्ड या जीसीबी या वटेवर जो भी मेथड है। ये सब के सब ये जो PDF फाइल है 1 to 10 ये आपने स्टडी करना है गौर से और आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर बीन गोइंग टू अप्लाइंग फॉर मोर देन वन field, so they can follow the instruction of international student applying graduate school of science special selection for international applicants। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड स्टार्स आपको नज़र आएंगे तो वो एप्लीकेशन मस्ट है, आपने उसको लाजमी फिल आउट करना है। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट्स
for both master and doctoral programs are not allowed to submit more than one application for the same enrollment term in the graduate school of science. However, taham applicants are allowed to apply for both special selection for international applicant and global science GSGC. तो मैंने जिस तरह आपको पहले ही बताया था कि वो एप्लीकेंट जो जनरल पे अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अगर वो एप्लीकेंट जो कि मतलब है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में मतलब है कि इनरोल होना चाहते हैं, तो वो स्पेशल सिलेक्शन पर इंटरनेशनल एप्लीकेंट में अप्लाई करेंगे या ग्लोबल साइंस ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो स्पेशल सिलेक्शन पर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स में ये आप देख सकते हैं कि मास्टर है, डॉक्टरल प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है और इसी तरह डॉक्टर प्रोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पर चूज़ डिपार्टमेंट, यहाँ पर फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, अर्थ साइंस है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक सुपरवाइज़र से अपनी सब्जेक्ट के बारे में या अपनी प्रपोज़ल के बारे में आपने बात करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है और ये ऑप्शन जब आप क्लिक नहीं करेंगे, आप यहाँ पर टिक मार्क नहीं करेंगे तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर उनसे बात की है तो आप यहाँ पर येस लगाएं, यहाँ पर भी आप येस में डॉट लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप डॉट लगा सकते हैं। यानी आपको मतलब एक 3 चॉइसेस है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 चॉइसेस है आपके पास। मतलब ये है कि अगर आपने एक सुपरवाइज़र से बात की है तो आप 1 पे आप टिक मार्क लगाएं, आपने 2 से बात की है तो 2 मतलब है कि सेकंड वन पर भी आप लगा सकते हैं एंड थर्ड वन पर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट कॉन्टेक्ट अ पोटेंशियल सुपरवाइज़र एंड ऑब्टेन हियर अप्रूवल बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नोट, जहाँ पर भी नोट आए तो उसको आपने ज़रूर रीड आउट करना है, आपने उसको ज़रूर मतलब है कि उस पर आपने गौर करना है कि इसमें क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, यह नेम है, सेक्स वगैरह है, नेशनलिटी क्या है, ठीक है, ये ईमेल एड्रेस है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने एलिमेंट्री स्कूल से आपने स्टार्ट करना है, एलिमेंट्री स्कूल से आपने स्टार्ट करना है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन आपने यहाँ पर पुट करनी है, फ्राम का कब और टू का कब आप ये एप्लीकेशन आपकी मतलब कि कंप्लीट हुई। ये एक और जो आपने जनरल, जब आप जनरल पे अप्लाई करेंगे तो इसका मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म और रिसर्च जो प्लान है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो उससे आपको समझ आ जाएंगे कि एलिमेंट्री स्कूल क्या है, आप इसको किस तरह ऐड करेंगे। तो वो 1 बाय 1 में आपको वहाँ से समझाऊंगा और आसानी से वो आपकी समझ में आएगा। ठीक है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर लोअर एंड अपर सेकेंडरी है, फिर हायर एजुकेशन है एंड अंडर 11 है, नंबर ऑफ स्कूल्स यू हैव अटेंडेड। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट लेवल आपका क्या है, अंडर ग्रेजुएट है, वट एवर जो भी है आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग यू हैव अटेंडेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइमरी लेवल क्या होता है, प्राइमरी जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी स्कूल वो 5th तक होता है। 5th के बाद फिर आ जाता है हाई सेकेंडरी। हाई सेकेंडरी वो होता है सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी होता है फिर 6 to 8। फिर हमारे पास हाई सेकेंडरी होता है, हाई सेकेंडरी मतलब है कि 8 to 10th, तो ये हाई सेकेंडरी हो जाता है। हाई सेकेंडरी के बाद हमारे पास होता है मतलब है कि 10th से लेकर 12th तक, तो ये हमारे पास क्या हो गया मतलब कि FEC। ठीक है ना, मतलब है कि ये FEC यहाँ पर मतलब है आप फुट कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये हमारे पास 12 ईयर ऑफ एजुकेशन हो गई। इसके अलावा अगर आपने BS किया है तो ये हमारे पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो अगर आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पर आप सिंपली लगा सकते हैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अगर आपने MPhil किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 18 ईयर ऑफ एप्लीकेशन, तो आपने यहाँ पर 18 ईयर्स लिखने हैं। ठीक है, नोट, ठीक है, नोट ऑन द एजुकेशनल बैकग्राउंड इफ एनी, अगर आए आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो यहाँ पर आप फुट कर सके, नहीं है तो छोड़ दे। ठीक है, GRE स्कोर मैंने आपको वहाँ पर बताया था, GRE स्कोर मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि वो डिपार्टमेंट्स जो टेबल में जो मैंने आपको बताए थे कि उन डिपार्टमेंट्स के लिए ये यहाँ पर मैं ये आप देख सकते हैं कि फिज़िक्स के लिए जनरल टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, एस्ट्रोनॉमी के लिए फिज़िक्स नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है।
अर्थ साइंस एंड प्लेनेटरी के लिए यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड, केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट टेस्ट है नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पर जो जनरल टेस्ट है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए ये भी नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा अगर इसमें कोई और फील्ड्स है तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू ईच फील्ड्स आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जीआरई स्कोर्स अगर है तो ठीक है, नहीं है तो रिक्वेस्ट फॉर डिफर्ड सबमिशन, ठीक है, यहाँ पर आप टिक मार्क लगाएं। टफिल अगर है आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर टिक मार्क लगाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने अपलोड करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने अपलोड करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने इसको पीडीएफ में अपलोड करना है। इसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट विल डिफाइन यू आर डिफाइनिंग योर सेल्फ टू द व्यूअर्स, ठीक है ना। तो ये मतलब ये है कि आपने ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सम कंपटीशन रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर आपने कुछ कंपटीशन की है, आपने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट आपने किया है, वॉलंटियर वर्क्स आपने किया है, ठीक है ना। तो मतलब है कि आपकी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी कोई लीडरशिप स्किल्स है, तो ये सब के सब आपके पर्सनल स्टेटमेंट में होंगी होनी चाहिए, और ये आपने यहाँ पर क्या करना है, अपलोड करना है। इसके बाद आप आई एग्री टू व्यू माई राइट टू एक्सेस टू द रिकमेंडेशन लेटर आपने यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अपलोड आपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अंडर ग्रेजुएट के हैं या ग्रेजुएट के हैं, तो ये सब के सब आपने यहाँ पर 1 बाय 1 इसको अपलोड करने हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन के बाद नेम एग्री, और यहाँ पर आपने डेट, और यहाँ पर आपने क्या करने होंगे, सब कन्फर्म के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट होंगी। सबमिट करने के बाद अगर यहाँ पर एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, तो ये जनरेट हो जाएगा, तो वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर किया, आपने ऑनलाइन अपलोड किए होंगे, उनके साथ आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म अगर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने फॉर्म सबमिट नहीं किया तो यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने जनरल मिस्ट एप्लीकेशन के साथ साथ आपने वो एड्रेस जो मैंने आपको बताया उस पर आपने सेंड करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर था जिसको मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई और मतलब है कि इंफॉर्मेशन है या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जो कि यहाँ पर मैंने जो 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने डाउनलोड की है, आपने इसको किस तरह फिल आउट करना है, ये भी मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करते हैं मिस्ट स्कॉलरशिप के लिए, तो भी यहाँ पर मैं उनको बता देता हूँ कि आपने ये 2 फॉर्म्स किस तरह आपने फिल आउट करना है, ठीक है। इससे पहले मैंने एम्बेसी रिकमेंड जनरल एम्बेसी रिकमेंडेड मिस स्कॉलरशिप था, उसके लिए मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो वो फॉर्म भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जापान मटेरियल्स, अच्छा जी, तो ये वो फॉर्म है जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। और ये इसके अलावा वो फॉर्म जो कि मैंने फिल आउट किया हुआ है, वो फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल ये जो 2 फॉर्म है इसमें इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मिस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेल में उन्होंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा ये कंजस्टेड है, तो ये मैं आपको यहाँ से हमें समझा देता हूँ कि आपने इसमें किस तरह अप्लाई करना है। ये आप देख सकते हैं, नेम इन अल्फ़ाबेट, सुरनेम आपका क्या है, गिवन नेम आपका क्या है, मिडल नेम आपका क्या है, ये आपने यहाँ पर फुट करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर पिक्चर या कोई और मतलब के जो टिक मार्क है या जो बुलेट्स है उनको पता नहीं होता कि इसको हम किस तरह पिक्चर यहाँ पर अपलोड करें ताकि सेक्शन के साथ साथ मतलब है कि पिक्चर भी इसी के मुताबिक यहाँ पर आए। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप फॉक्सिड रीडर जो है वो आप क्या करें, यूज़ करें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर
आपको नज़र आएगा इमेज इनोटेशन। इमेज इनोटेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने एरिया सेलेक्ट करनी है। एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये आप फॉक्सटेल रीडर जो है वो आप यूज़ करें। इससे ये होगा कि आपको आसानी होगी और आप आसानी से मतलब है कि अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर क्या है, मेल है फीमेल, ये तो बहुत आसान है। नेशनलिटी पाकिस्तानी है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, तो ये यहाँ पर एड्रेस आपने लिखना है। कंट्री आपकी क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा इफ़ यू हैव करंटली रिजाइड इन जापान व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा स्टेटस, मतलब है कि अगर आप जापान में हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मतलब है कि एक्टिव है या एक्टिव नहीं है। तो अगर आप नहीं है, अगर आप जापान में नहीं रहते तो आप इसको मतलब है कि नील लिखें, ठीक है। उसके अलावा ये देख सकते हैं कि An applicant with permanent resident or long-term resident status must change their status students if selected. Be aware the application of original same above. ये आपने क्या करना है, मतलब है कि same as above आपने सेलेक्ट करना है। Your address before departure for the, ये आपने वही एड्रेस, अगर आपकी करंट एड्रेस है और वो एड्रेस आपने यहाँ पर भी सेलेक्ट करना है। इसके अलावा कंट्री है, कंट्री वो यहाँ पर आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है। बिफोर डिपार्चर फॉर जापान एज आउटसाइड योर होम यू अंडरस्टैंड दैट एयरलाइन टिकट जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो आपने ये क्या करना है, येस आपने लगाना है। नेम ऑफ द जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू अप्लाई फॉर वीज़ा, तो आपने अगर आप कराची से बिलोंग करते तो आपने कराची मेंशन करना है। अगर आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते या इस्लामाबाद के नज़दीक जितने भी एरियाज़ है वहाँ से आपने बिलोंग करना है तो आप इस्लामाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हैव यू बीन अवार्डेड जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, अगर आप ये येस है तो आपने फिर ये सेक्शन आपने फिल आउट करना होगा। अगर नहीं है तो आपने नो करना है और इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम्स क्या है, रिसर्च स्टूडेंट्स है, अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है ना। तो ये इसी सेक्शन के साथ ही आता है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको आपने खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। इसके अलावा इफ़ यू मार्क 1 2 3 4 और 9 हैव यू होल्ड एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस, तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर नो लिखना है। एक्सपीरियंस एक्सीडिंग मोर देन 3 years ऑफ लिस्ट द मंथ फॉलोइंग फाइनल पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट ऑफ दिस स्कॉलरशिप, यस प्लीज स्पेसिफाई। तो नहीं है तो आपने ये क्या करना है, नो लगाना है। अगर आपने येस पे टिक मार्क लगाया तो फिर आपको ये सेक्शन फिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर मतलब है कि क्लियर हो चुका होगा। आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग प्रोग्राम ऑफ स्कॉलरशिप पेमेंट्स विल बिगिन, अगर आप जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अलावा किसी और मिस स्कॉलरशिप के लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नो येस लगाना है। अगर नहीं करना तो नो लगाना है यहाँ पे। आर यू रिसीविंग आर शेड्यूल्ड टू बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फ्राम एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है या आप स्कॉलरशिप पे हैं, अगर है तो आपने येस लगाना है, अगर नहीं है तो आपने नो लगाना है। एफ येस तो अगर मैंने आपको पहले बताया, अगर येस तो आप मतलब है कि आपने नो और येस आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो येस और नो आपने यहाँ पर आपने टिक लगाने होंगे, ठीक है। नेम ऑफ स्पॉन्सर, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, मतलब एक अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, आपको स्कॉलरशिप पहले से मतलब एक स्कॉलरशिप पे आप पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पर वो डिटेल आपने सबमिट करनी है, ये लिखनी है आपने। अगर नहीं है तो आपने जस्ट लिखना है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इसके अलावा एकेडमिक रिकॉर्ड में यही मैं आपको जो पहले वाला फॉर्म था उसमें भी मैंने आपको समझाया कि प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हम किसको कहते हैं, फ्रॉम 1st to 5th, यानी 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, ठीक है ना। या अब ये कहाँ से कब से स्टार्ट होती है, कब से मतलब है कि कब से आपने स्टार्ट की है ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो वो डेट आपने लिखनी है और यहाँ पर आपने लिखना है कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड भी फॉक्सटेल रीडर में ही आप लिख सकते हैं कंप्लीटेड, और यहाँ पर भी मतलब एक आपके पास डिग्री है तो आपने वो क्या करना है, वो आपने यहाँ पर ऑब्टेन लिखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन, लोअर सेकेंडरी एजुकेशन यानी 6th to 10th,
6 to 10 यानी मतलब ये कि अब लोअर सेकेंडरी एजुकेशन यानी मिडिल स्कूल फिर स्टार्ट होता है 6th क्लास से 10th क्लास तक, ठीक है। तो कब आपने स्टार्ट किया है 2000 से आपने 2000 से आपने स्टार्ट की है, 1990 से आपने स्टार्ट की है, वट एवर जो भी डेट है वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर कितने ईयर्स बनते हैं वो आपने मेंशन करने हैं। उसके अलावा अपर सेकेंडरी एजुकेशन में यानी सीनियर हाई स्कूल आपका यहाँ पर आ जाएगा इफ यू से 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। कौन से डेट से मतलब एक कब से आपने स्टार्ट की है, यानी 2 ईयर ऑफ एजुकेशन या 2 आपने सेलेक्ट करना है। टर्शियरी एजुकेशन का मतलब है कि हायर एजुकेशन यानी अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये है कि यहाँ पर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी ये हमारे यहाँ 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है। 14 यानी अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर इज इक्वल टू 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लिख लेंगे 4, ठीक है। इसी तरह टर्शरी है तो यहाँ पर आप हायर एजुकेशन ग्रेजुएट, अगर आपने एमफिल किया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एमफिल 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कब से किया है और यहाँ पर आप लिखेंगे 2 ईयर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि मैंने बैचलर किया हुआ है तो बैचलर के 16 ईयर्स बनते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर लेवल कंप्लीटेड, ग्रेजुएटेड है, एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट है एंड अदर स्टेटस। तो अगर आपने बैचलर किया हुआ है, आपकी डिग्री कंप्लीट है तो यहाँ पर आपने टिक मार्क लगाना है। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपने ग्रेजुएट पे टिक मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ये बहुत ही मतलब एक इजी फॉर्म है, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुका होगा। रिमार्क्स में आपने क्या लिखना है, रिमार्क्स में आपने ये लिखना है कि आई यू कंप्लीट माई हायर एजुकेशन विद गुड ग्रेड्स। अगर आपके पास कोई और रिमार्क्स है, ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो कुछ लिखा है वो आप भी लिख लें, ठीक है। इस तरह यहाँ पर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडी इन द फास्ट, यानी आपने फॉर एग्जांपल मैंने डिग्री की है जूलॉजी की, तो जूलॉजी में आपने कौन से फील्ड में स्पेशलाइजेशन की, यहाँ पर मैंने ये गलत लिखा हुआ है। तो आपने ये नहीं लिखना कि हाँ मैंने बैचलर की डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में, मैंने बैचलर की डिग्री की है इंजीनियरिंग में, मैंने बैचलर की डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग में। आपने बैचलर तो की है, वो डॉक्यूमेंट्स तो मतलब आपकी डिग्री वहाँ पर जाएगी, लेकिन आपने स्पेशलाइजेशन कौन से फील्ड में किया। फॉर एग्जांपल मैंने जूलॉजी में बैचलर किया हुआ है, तो स्पेशलाइजेशन मैंने पैरासिटोलॉजी में की है, स्पेशलाइजेशन मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में की है या किसी और फील्ड में किया है, तो वो आपने यहाँ पे ऐसा वो लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ चुका होगा। हैव यू रिटन थीसिस, अगर आपने थीसिस लिखे हैं बैचलर में मास्टर में तो आपने यहाँ पर येस नो का इंतखाब करना है। स्टेट टाइटल्स ऑफ सब्जेक्ट बुक पेपर्स, अगर आपने किसी मतलब आपके थीसिस का टाइटल क्या है तो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिखना है जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। इसके अलावा सेपरेट पेपर विल बी विद योर नेम इफ यू सेलेक्टेड येस अबाउट 13, ठीक है ना। हैव यू यूर रिटन इन थीसिस, अगर आपने थीसिस लिखे हुए हैं तो सेपरेट पेपर भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं अपनी थीसिस, या मतलब है कि अपनी जो रिसर्च प्रपोजल आपने बनाया हुआ है वो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, तो अगर आप मतलब है कि मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री पर क्लिक करें, नॉन रेगुलर डिग्री पर मतलब करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करें, या प्रोफेशनल ग्रेजुएट डिग्री आप करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। फ्री पर मंथ ऑफ अराइवल, अब ये आप देख सकते हैं कि सितंबर टू अक्टूबर यानी अप्रैल में जो इनटेक होता है वो तो मतलब है कि वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर टू अक्टूबर है एंड बोथ एंड बी आर एक्सेप्टेबल। सितंबर तो आप ये देख सकते हैं कि बोथ ए सितंबर टू अक्टूबर, या अगर बोथ ए एंड बी आर एक्सेप्टेबल तो आप दोनों पे अप्रैल के अलावा सितंबर टू अक्टूबर, अगर सितंबर में मतलब है कि जगह बनती है उनके पास स्लॉट्स होंगे तो आप सितंबर आपको वो सितंबर में भी बुला सकते हैं, अगर अक्टूबर में है तो आप अक्टूबर में भी बुला सकते हैं। तो इट विल बी बेटर इफ़ यू क्लिक ऑन द बोथ ए एंड बी आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसके अलावा टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान,
तो ये अप टू द कंप्लीशन मतलब है कि कितनी देर तक मतलब है कि आप विश जापान में किस मतलब है कि एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमएस वहाँ पर आप करना चाहते हैं, एमएस के साथ साथ पीएचडी भी करना चाहते हैं, या एमएस करने के बाद आप पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं या फिलहाल कंट्री वापस आना चाहते हैं। ठीक है, डू यू करंटली हैव अ जॉब, अगर आपके पास जॉब है तो आप यहाँ पर लिखें, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में अगर है आपके पास तो यहाँ पर लिख ले, ऑर्गेनाइजेशन, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पोजीशन क्या है, वॉट एवर जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो टर्म है ये वाला, ये मोटिवेशन फॉर स्टडी इन जापान, ठीक है ना, व्हाट आर द ट्रिगर ऑफ हैविंग इंटरेस्ट इन जापान, एंड इसके अलावा व्हाट आर योर चूज, व्हाई डू यू चूज जापान एज अ डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल, एंड what kind of things do you think you can contribute to Japan and your home country to your experience study in Japan। ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये फॉर्म और वो फॉर्म मतलब सेम टू सेम है, लेकिन ये वाला फॉर्म जो मैंने आपको बताया, ये जो मोटिवेशन वाला एक 20 वाला सीरियल नंबर 20 मोटिवेशन ऑफ स्टडी इन जापान, ये आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इसको आपने ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेंशन आपने नहीं लेना कि आपने हमें एक और फॉर्म दिखाया है और यहाँ पर एक और है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आप इसको मतलब है कि यहाँ पर मत लिखिए। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये आप देख सकते प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी था। लोअर सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी था। एजुकेशन है, टर्शरी एजुकेशन है, ठीक है, टर्शरी हायर एजुकेशन है। ठीक है, इसके अलावा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके अलावा द फर्स्ट कोर्स यू स्टडी इन जापान, मास्टर डिग्री, ये जो ऑप्शन थे यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी थे। टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी था। ठीक है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि नेम एंड लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम एंड लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आप देख सकते हैं नेम एंड लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद यहाँ पर आ जाता है मोटिवेशन फॉर स्टडी इन जापान। तो इस फॉर्म में जो मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है यहाँ पर नहीं है, इसके बाद डायरेक्टली ये आ जाता है, ये वाला सेक्शन आ जाता है। लैंग्वेज एबिलिटी, जैपनीज़ नो 00, अगर आपके पास यानी आपको जैपनीज़ आती है तो आपने मतलब है कि आपने उसके इस हिसाब से आपने रैंकिंग देनी है, अगर नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है या आपने 00 लगाना है। इसके अलावा इंग्लिश अगर आपको मतलब है कि आपकी स्ट्रांग है तो आपने वो उस हिसाब से आपने क्या करना है, यहाँ पर वो रैंकिंग आपने देनी है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो मोटिवेशन वाला सेक्शन है वो आपके सामने जो मैंने एप्लीकेशन ओपन की है उसमें नहीं है और जो मेरे पास था, जो मैंने अप्लाई किया हुआ था उसमें है, तो उसको ये भी आपके मतलब है कि आपके लिए अच्छा है कि वो आप फिल नहीं करेंगे। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने आपको बताए वो सिर्फ आपने वो सबमिट करने होंगे। ठीक है, बाकी सेम टू सेम, दोनों फॉर्म सेम टू सेम से। ठीक है, वो फॉर्म में इसलिए आपको बता देता हूँ, आपको इससे समझा देता था क्योंकि ये मैंने पहले ही से इस पे ट्राई किया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि ये फील्ड किस तरह आपने फिल आउट करना है और इसमें क्या क्या लिखना है। ठीक है, इसके अलावा जैपनीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशन तो नॉट एप्लीकेबल आपने करना है। टफिल आपके पास ये नहीं है तो अदर है, तो अदर में आपने क्या कहना, मीडियम ऑफ लर्निंग वाज इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर ऑल कंफेंग डॉक डिपेंडिंग प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इफ़ यू ब्रिंग एनी फैमिली मेम्बर्स टू जापान। ठीक है, एप्लीकेंट आर एडवाइज टू टेक कंसिडरेशन वेरियस डिफिकल्टीज फाइंडिंग एकोमोडेशन ऑफ ग्रेट एक्सपेंसेस, देयरफॉर दोज हु वांट टू accompany their families as well advised to come alone first and then come after suitable accommodation has been found। तो मतलब है कि यहाँ पर आप जितनी भी अगर आपके पास
यहाँ पर अगर कोई आपके पास एकोमोडेशन में आपकी मतलब है कि वहाँ पर एकोमोडेशन का आपको कोई मसला है, ठीक है ना, तो ऑल एक्सपेंसेस इंक्यूर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिपेंडेंट मस्ट बी वोम बाय द गारंटी। यानी यहाँ पर आपने अपनी वो स्पॉन्सर, जिसको हम स्पॉन्सर कहते हैं, तो वो स्पॉन्सर आपने यहाँ पर लिखना है। वैसे तो ये स्कॉलरशिप है, लेकिन बहरहाल जितने भी स्कॉलरशिप आते हैं तो उसमें ज़्यादातर में वो बैंक स्टेटमेंट ही मतलब आपसे डिमांड करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करें वटेवर। तो ये सिर्फ एक रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा कुछ इसमें ऐसा कुछ और नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप वो क्या करना है, मतलब है कि आपने वो सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपने जो कॉन्टेक्ट इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफ़ यू आर सिक और इफ़ यू आर आउट ऑफ कवरेज, ठीक है ना, तो वो आपके भाई से, आपके फादर से, आपके वटेवर जो भी पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में, तो वो आपसे रब्ता फिर कर सकते हैं। तो वो आपने यहाँ पर फिल आउट करना है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर एट्सेट्रा। फास्ट विजिट टू जापान, अगर आप पहले जा चुके हैं जापान तो आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं, लिखें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है, ठीक है, सिग्नेचर यहाँ पर आपने करना है। और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर जिस डेट को आप मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो वो डेट आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसके साथ साथ आपकी जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये फॉर्म और ये जितना भी मैंने आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप, ये आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, आपको फॉर्म फिल करने में मतलब है कि डिफ़िकल्टी हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, तो मैं हाज़िर हूँगा और आपकी जो डिफ़िकल्टी है एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मुश्किल होगा, मैं आपको वो पॉइंट्स क्लियर करवाऊँगा जो आपको मतलब है कि आपको मुश्किल हो। इसके साथ साथ एक और फॉर्म भी है, वो फॉर्म है यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, फील्ड ऑफ स्टडी जी। तो ये है फील्ड ऑफ स्टडी, बहुत ही बारीक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ये आप देख सकते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। आप कौन से फील्ड में मतलब एक स्टडी करना चाहते हैं, आपका रिसर्च प्लान क्या है, किस चीज़ पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, फुल नेम इन योर नेटिव लैंग्वेज, कैपिटल रोम मतलब है कि नेम इन रोमन कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे। proposed study, nationality, proposed study means that proposed study program in Japan outline your field of study on this side and the specific of your field programs reverse sides of this sheet. This section is the most important reference for selection. The statement must be typewritten or written in the block letter. Additional sheet paper may be attached if necessary. If plagiarism or fraud is discovered after selection, the selection will be cancelled. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी, आपने आपकी प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, ठीक है। इसके अलावा यूर रिसर्च टॉपिक इन जापान, आपका रिसर्च टॉपिक क्या होगा। तो इसके साथ मैं यहाँ पर एक रिसर्च प्लान पर स्टडी इन जापान, तो यहाँ पर जो मैंने फिल आउट किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से, आपको क्लियरली जिस तरह मैंने किया था इस तरह आप मतलब है कि सिर्फ वो तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपका जो भी फील्ड है वो आपने मेंशन करना है, जो आप कौन से टॉपिक पे आपने काम करना है वो आपने सेलेक्ट करना है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो फास्ट फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, स्पेशलाइजेशन इन ज़ूलॉजी एंड फाइनल ईयर रिसर्च प्रोडक्ट था, ठीक है। स्पेशलाइजेशन आपने फॉर एग्जांपल आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो एक ब्रॉड फील्ड है, उस ब्रॉड फील्ड में आपने कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन की है, तो वो आपने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आपने यहाँ पर वो क्या करना है, आपने लिखना होगा, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च थीम क्या होगा, यानी रिसर्च थीम आर प्लेन इन द जापान, मतलब ये है कि
आपने यहाँ पर कौन से जब आप जापान आएंगे तो जापान आने के बाद आप कौन से टॉपिक पे आपने काम करना है, तो वो टॉपिक आपने यानी रिसर्च थीम या रिसर्च टॉपिक आपने यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। और इसके साथ साथ रिसर्च प्लान में आपने उसको थोड़ा सा बताना है कि मेरा रिसर्च प्लान ये होगा, मैं इस तरह काम करूँगा, मेरे पास ये है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा और इस तरह मैं काम करूँगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपने ये सब कुछ लिखना है। इसके साथ साथ मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा ताकि आपको मतलब है कि समझ आ सके और आपको नज़र आए कि मैंने किस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं नीचे आपको बता देता हूँ, ठीक है। आराम से मैं आपने इसको कॉपी नहीं करना, लेकिन आप इससे एक आइडिया ले और इस आइडिया के ज़रिए अपनी जो आपका जो एप्लीकेशन है उसी तरह आपने इसको रिसर्च प्लान बनाना है, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा सा आपने इसको डिटेल में रिसर्च प्लान बताना है। रिसर्च प्लान बताने के बाद ये अगर आपके पास टाइम है और आप ये करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आप अपना जो रिसर्च प्लान है पर 2 ईयर ऑफ मास्टर डिग्री वो आप बताएं एक टेबल की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में आप इसको बताएं। फॉर एग्जांपल अराइवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब है कि जब मेरी सिलेक्शन होगी तो सितंबर 2019 में मैं जापान आऊँगा। जापान के बाद मैं अपना काम शुरू करूँगा इंट्रोडक्शन पे, लेआउट ऑफ एनालाइजिंग ऑफ लेब में काम करूँगा यानी नवंबर में। इस तरह विजिट्स टू द सैम्पलिंग एरिया यानी सैम्पलिंग एरिया में काम करूँगा, कलेक्शन ऑफ सैंपल प्रिपरेशन, फिर इसके बाद बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने इसके साथ साथ 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च प्लान है तो 2 ईयर आपने यहाँ पर कंप्लीट करने हैं और यहाँ पर आपने इसको एक ग्राफ की शक्ल में आपने क्या करना है, मतलब है कि वो आपने कवर करना है, अपने रिसर्च प्लान को कवर करना है। तो इससे ये होगा कि रिव्यूअर्स जब आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो उनको एक अट्रैक्शन, मतलब है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स अट्रैक्ट करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स को। तो इसी तरह आप अगर ग्राफ के ज़रिए से इसको रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी वेरी गुड, इट विल बी वेरी बेटर फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ सीक्वेंस टू द सेलेक्ट द एंजाइम इन प्राइमर एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये इसके अलावा ये हुआ एक 1 ईयर। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि इम्प्लीकेशन आप जीन ऑफ इकेनोकोकस इलेक्ट्रोपोरेसिस, इसी तरह ये आपने 1 ईयर यहाँ पर हो गया और 1 ईयर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, अगस्त तक, ठीक है ना। तो ये 2 ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। 2 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी वट एवर आपके जो भी रिसर्च थीम है, आपका जो भी रिसर्च प्रपोजल है उसके मुताबिक आपने एक ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। इसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिसर्च पेपर और इसी तरह फाइनल सबमिशन यानी फाइनल सबमिशन ऑफ योर वर्क यानी फाइनल आपकी जो वर्क है, आपकी जो सबमिशन है, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है या आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था मेस्ट स्कॉलरशिप थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड, ये वही फॉर्म था। ये यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, ये वही फील्ड था, ये वही फॉर्म है जो कि मैंने आपको वहाँ पे जो प्रीपेड फॉर्म था मैंने जो अपने लिए बनाया हुआ था, जो मैंने अप्लाई किया हुआ था, उसी तरह का एक फॉर्म है मैंने फिल किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने फिल किया हुआ है, ताकि इसलिए मैंने वो आपको इसलिए बताया, इसलिए आपको दिखाया ताकि आप आसानी से उसको समझ सके और आप आसानी से अपना जो फॉर्म है वो आप सबमिट करें, ठीक है। तो ये था फॉर्म, ये था ऑनलाइन अप्लाई थ्रू मेस्ट स्कॉलरशिप्स। तो उम्मीद है आपको ये जो यहाँ पर अप्लाई था वो आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जहाँ आपको समझ ना आए तो बेशक आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, आपकी डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।